हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 207 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोलर मिनिमा। तो सोलर मिनिमा के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, सोलर मिनिमम इज द पीरियड ऑफ लीस्ट सोलर एक्टिविटी इन 11 ईयर सोलर साइकिल ऑफ द सन। यानी सोलर मिनिमम उसको बोलते हैं जिसमें सोलर पे होने वाली प्रतिक्रिया 11 साल में कम होती है, मतलब बहुत कम होती है। 11 साल का जो उसका साइकिल वाला होता है उसमें कम होती है। Second, during this phenomena, the sun magnetic field weakens and cosmic rays that reaches Earth's upper atmospheric increases. तो इस फिनोमिना में सोलर मिनिमा में जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कमजोर पड़ जाती है और कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो अर्थ की यानी हमारे पृथ्वी की जो अपर एटमॉस्फेयर है उनमें बढ़ जाती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोलर मिनिमा के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी दोनों ही सही है। बेसिकली सोलर मिनिमा सोलर मैक्सिमा दो होते हैं। सोलर मैक्सिमा में उनको बोलते हैं जब सोलर पे सन स्पॉट्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और मिनिमा उनको बोलते हैं जब सोलर पे सन स्पॉट कम होती हैं। बेसिकली जो सन स्पॉट होती है वो सन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती हैं। वो जब जहाँ जिस पोर्शन पर सन स्पॉट होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स को वो दबा देता है और जो सन स्पॉट होती है वो डार्क हो जाती हैं। तो जो जब ज़्यादा होगा तो सोलर मैक्सिमा और जो कम होगा मतलब सन स्पॉट तो उसको सोलर मिनिमा बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सीएटी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट्स टू एस्टैब्लिश सीएटी, यानी संविधान एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन कर सके। सेकंड है, द मेंबर ऑफ सीएटी आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो सीएटी के मेंबर्स होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। थर्ड है, द मेंबर हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, और जो मेंबर होते हैं उनको हाई कोर्ट के जज जितना स्टेटस दिया जाता है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 3 ओनली, यानी सिर्फ थर्ड वाला सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। आर्टिकल 323A एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर द adjudication of disputes relating to the retirement and condition of services of person appointed to public corporation and other public authorities। तो आर्टिकल 323A पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन करे ताकि वो उन सभी डिस्प्यूट से, उन सभी जो लोगों के बीच जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, पब्लिक जो ऑफिसेज होती हैं उन पे जॉब कर रहे हैं, और जो पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं यानी जो हमारी गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं, पीएसयूज या आप जो भी कह लें, तो उनके बीच जो भी लड़ाइयाँ होती है उनको सॉल्व करने के लिए सीएटी का गठन किया जाता है बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 323A। द सीएटी इज अ मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड मेंबर, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो सीएटी मल्टी मेंबर बॉडी होती है और इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following were associated with Warren Hastings tenure? Warren Hastings tenure के संदर्भ टाइम में, यानी जब वैरन हेस्टिंग थे तो उनके शासनकाल में कौन सी चीजें हुई थी आपको बताना है। आपको ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बी, एबोलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द बंगाल, और थर्ड है हमारा द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3, यानी कि 3 ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म इकोलॉजिकल एफिशिएंसी रेफर्स टू। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी क्या होता है आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है सी, द एफिशिएंसी विद विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी वो एफिशिएंसी, वो क्षमता जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से, जो हमारा पिरामिड चेन होता है, तो उसके एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ सोर्सेज और एक तरफ फीचर्स बोरोड है, यानी कि सोर्सेज दे रखा है और कहां कहां से चीजें ली गई हैं बताया रखा है। पहला इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फीचर ऑफिस ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है। सेकंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। थर्ड है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर है सी, 1 and 3 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला और तीसरा मैच सही है, सेकंड गलत है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेसिकली हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म, तो यही सारे फीचर हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिए हैं। वहीं जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, यह हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं बल्कि जापानीज गवर्नमेंट से, कह सकते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग जो मूवमेंट चला था बाय दी एनी बेसेंट, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है थ्रू होम रूल लीग्स शी डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की शुरुआत की थी उसमें उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी भाषा की तर्ज पे राज्य बनाने की मांग की थी। सेकेंड है शी स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉमनवेल्थ टू प्रोपगेट हर मैसेज ऑफ होम रूल लीग्स। तो उन्होंने एक अखबार की शुरुआत की थी, इसका नाम था कॉमनवेल्थ, सो दैट जो भी उनके विचारधाराएं थी या जो भी उनकी बातें थी होम रूल लीग मूवमेंट को लेके वो उसमें रख सके। थर्ड है हर लीग कवर्ड मोर एरियाज देन तिलक, यानी एनी बेसेंट का जो लीग था तो ये ज्यादा एरिया में फैला हुआ था अगर हम तिलक के होम रूल लीग की बात करें, मतलब उससे कंपेयर करें तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। जो होम रूल लीग था एनी बेसेंट का नहीं बल्कि तिलक का जो लीग था उसने डिमांड किया था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, और इन्होंने इसके साथ साथ स्वराज की भी मांग की थी और एजुकेशन इन वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा देने की बात कही थी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, with reference to ecology the term phytoremediation refers to। अगर इकोलॉजी की बात करें तो उसमें एक शब्द काफी प्रचलित है, फाइटोरेमेडिएशन। ये किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, यूज ऑफ प्लांट टू एलिमिनेट टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम अ पॉल्यूटेड मीडियम। सही था आंसर कि ए, यूज ऑफ प्लांट्स टू एलिमिनेट द टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम अ पॉल्यूटेड मीडियम, यानी प्लांट का इस्तेमाल करके जो भी टॉक्सिक वेस्ट है यानी जो भी गंदगी है उसको हटाने के प्रोसेस को फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट होता है और रेमिडिएशन का मतलब चीजों को ठीक करना। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ टाइप ऑफ ड्रॉट यानी सूखा है और एक तरफ डिस्क्रिप्शन है, यानी एक तरफ सूखा दे रखा है और उसमें क्या होता है वो दिया है, आपको बताना है कौन सा मैच सही है। पहला है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, डिस्क्रिप्शन है क्रॉप फेलियर ड्यू टू लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, यानी अनाज जो भी उगाए जाते हैं, मतलब जो भी चीज बोए जाते हैं वो खराब हो जाता है क्योंकि सॉइल में नमी नहीं होती है। सेकंड इकोलॉजिकल शॉर्टेज ऑफ इकोलॉजिकल डॉट, ये है प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी नेचुरल इकोसिस्टम का जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होना क्योंकि जो प्राकृतिक द्वारा पानी है उसकी कमी हो जाती है।
थर्ड है मेटेरोलॉजिकल, डिस्क्रिप्शन है लॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, यानी मेटेरोलॉजिकल में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मैच सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which among the following is or are disorder of the circulatory system? तो तीन अलग अलग नाम दे रखे हैं बीमारियों के, आपको बताना है कौन सी बीमारी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी उससे जुड़ा हुआ है बीमारी। पहला है हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड है पार्किंसन डिसीज और थर्ड है एपिलेप्सी। तो इसका सही आंसर है ए 1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड गलत है। जो पार्किंसन डिसीज होता है इसमें नर्व सेल बेसिकली इफेक्ट होता है और उसमें जो ब्रेन है वो डोपामाइन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। पार्किंसन डिसीज एक तरीके के सिम्टम्स होते हैं, इसमें मसल रिजिडिटी यानी मसल स्टिफ होना, ट्रिमोर्स या किसी तरीके की स्पीड या गेट्स जो बोलते हैं हमारे बॉडी में लैंग्वेज में वो चेंज हो जाती है। वहीं जो हमारे एपिलेप्सी होते हैं एक तरह की क्रॉनिक डिसीज है जिसमें अनप्रोवोक्ड ये कह सकते हैं रिकरेंट सीजियर हमारे बॉडी में होता है। ये सीजियर बेसिकली सडन होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, जिसमें रश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्टिविटी इन द ब्रेन जो हमारे ब्रेन में होती है उसमें अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल बिहेवियर तेज हो जाती है, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, Consider the following statement in respect to the Darjeeling and Sikkim Himalayas. दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दी हायर रीचेज ऑफ द रीजन आर इनहेबिटेड बाय द लेप्चा ट्राइब, यानी इसका जो ऊपरी हिस्सा है हिमालय का वहां पे लेप्चा ट्राइब ज्यादातर रहते हैं। सेकंड है दुआर्स फॉर्म्ड हियर आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, यानी जो दुआर्स बनते हैं यानी दो पहाड़ों के बीच का जो रीजन होता है बेसिकली हम लोकल लैंग्वेज में वैली बोल देते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है टी गार्डन्स के लिए यानी कि चाय की खेती के लिए। थर्ड है द रीजन हैज अ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और इस रीजन में पूरे साल एक बराबर कह सकते हैं हिस्से में बारिश होती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 206 जो था हमारा उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा Which among the following happened during the वरुण हेस्टिंग टेन्योर, एंड कौन सी चीजें वरुण हेस्टिंग के काल में हुई थी। पहला तो इसका सही आंसर है बी 2 एंड 3 ओनली, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, और थर्ड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है वो वरुण हेस्टिंग नहीं बल्कि कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 207 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। Which among the following musical forms is not associated with the Carnatic music? कौन सी एक कह सकते हैं जो संगीत होता है उसका फॉर्म कार्नेटिक म्यूजिक से नहीं जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन है ए गीतम, बी ठुमरी, सी जवाली या डी सुलाड़ी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।